हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे। उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, जनरल साइंस के रिगार्डिंग क्लास को देख रहे हैं, रेलवे एलपी टेक भर्ती। ठीक है, तो क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत है, डायरेक्ट वहाँ पे कमेंट करिए, हम आपके लिए फिर से वहाँ पे रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, अगर चैनल पर अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ पे किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। तो जो टिंचर आयोडीन खांसी सिरप जो आपका होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है ये होता है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एथेनॉल को एक नाम और है स्पिरिट ऑफ वाइन भी इसको कहते हैं। ठीक है, स्पिरिट ऑफ वाइन, इसको भी याद रखेंगे, स्पिरिट ऑफ वाइन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यह है स्पिरिट ऑफ वाइन। और इसको किससे तैयार करते हैं, तो इसको तैयार करते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च और यहाँ पे जो आपके शर्करा युक्त कुछ पदार्थ होते हैं। ठीक है, शर्करा युक्त पदार्थ से इसको तैयार करते हैं। ठीक है, शर्करा युक्त पदार्थ से इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इसको एथेनॉल कहते हैं, इसका फार्मूला है। तो ये आपका स्पिरिट ऑफ वाइन, इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पिरिट ऑफ वाइन किसको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये किससे बनता है, तो ये भी आपका ऑप्शन वाइज अगर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है एम सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो देखिए एम सेल जो कोष होता है, तो कोष कितने प्रकार के, देखिए उपकोष और उपकोष दो तरह के होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कोष के बारे में, ठीक है, और एक इसमें देखेंगे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका अलग चीज होता है। ठीक है, और एक जो आपका यहाँ पे होगा ये इसका क्या हो जाएगा, ये आपका अलग चीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें उपकोष की, ठीक है, उपकोष और उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको अगर देखें तो ये आपका अलग चीज होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एम सेल पूछा है। ठीक है, तो ये आपका होता है के एल, इसको अलग से इसको साफ लिख देंगे यहाँ पे। तो ये होता है KLMN। ठीक है, ये होता है आपका KLM और N। ठीक है, K में कितना होता है, L में कितना होता है, M में कितना होता है, ये आपका N। तो ये आपके पूरे कोष होते हैं KLMN। इसी तरह से उपकोष अगर देखें तो ये हो जाएगा S P D और F। ठीक है, इसमें भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग होता है। K में कितना होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 2 8 18 ये 32। ठीक है, K में आपका 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, L में 8 होती है, M में 18, इसमें आपका N में 32 होता है। इसी तरह से अगर S में देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, P में कितना होता है 6 होता है। क्योंकि अगर आप देखें P में कितना डब्बा होता है, 3 डब्बा, इस तरह से 3 डब्बा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। D में आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 होता है, और F में कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाती है। उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 2 6 10 और 14। ठीक है, ये आपके कोष में इलेक्ट्रॉन कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने, 2 8 18 और 32। तो ये कोष होगा, ये इलेक्ट्रॉन। तो आपको M में पूछा था कि M सेल में समाहित की जाने वाली संख्या, तो M में देखिए ये आपका 18। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ये आपका 18 हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसको भी याद रखेंगे, ये कोष है, ये आपका उपकोष के बारे में है। ठीक है, उपकोष आपका क्या होता है, SPDF। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा है जो उपकोष है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कोष है। तो उपकोष के बारे में अगर पूछे तो SPDF में दे देगा। ये भी मान लीजिए KLM दे दे और आपको यहाँ पे P दे दिया, कहे इसमें से उपकोष कौन है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको देखिए। अगला देखिए, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है,
तो भ्रूण से यहाँ पे आपका भ्रूण से पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका गर्भनाल, ठीक है। जो गर्भनाल है ये क्या करता है, भ्रूण से जो माँ की जो भ्रूण होता है उससे जो आपका प्रजनन में जो आपका होता है भ्रूण से पोषण प्राप्त करने का, ये जो है ज़्यादा ये मदद करता है गर्भनाल, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति के साथ स्थानांतरित होती है v गति के साथ, ठीक है। एक द्रव्यमान जो है आपका m द्रव्यमान की यहाँ पे क्या है, आपकी वस्तु है, गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है, मतलब काइनेटिक एनर्जी k है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है k। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, वेग आपका 2v के बराबर हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी k है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, जो आपका k हो जाएगा समानुपाती v के हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपका पहले आपका क्या है, पहले आपका v है, ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी v है, बाद में वेलोसिटी मान ली v1 यहाँ पे v है और v2 कितना हो जा रहा है 2v के बराबर, ठीक है, v2 2v के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी किसका हो जाए, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो k1/k2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा v1/v2 का होल स्क्वायर, ठीक है, v1/v2 का होल स्क्वायर। तो k1 यहाँ पे k2, ये आपका v1 कितना है v है, ये आपका हो जाएगा 2v, ये ठीक है, v2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2v के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k1/k2, ये हो जाएगा आपका v²/4v²। अब इस v² से v² कट जाएगा तो k2 पूछ रहा है, तो k2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे k2 हो जाएगा 4k1, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 4k1 के बराबर, 4k1 के बराबर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4k1। यहाँ पे अगर आप 2 गुना करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, v1 से v से भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब आपको निकल जाएगा k2 कितना 4k के बराबर, वहाँ पे k1 के बराबर निकल के आपको आ जाएगा। तो 4 टाइम कितना इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4k हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ये होता है हाफ mv², इसको कल भी बताए थे, और ये यहाँ पे v के समानुपाती होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, तो ये आपका जो होता है ये होता है 5.3 × 10⁻⁻23, ठीक है, ये होता है, इतना ग्राम आपका आता है। ये किस तरह से आता है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के जो 1 मोल का जो अणु भार होगा कितना होता है, 1 मोल का जो अणु भार अगर देखेंगे ऑक्सीजन का तो ये होता है आपका 32 होता है, ठीक है, 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल का ये हो जाएगा 32। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे 32 जो ग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन के एक अणु का भार यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन के यहाँ पे एक अणु का भार, ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु का भार या अगर यहाँ पर आप निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/6.022 × 10⁻23, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका जो भाग आप देंगे, इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.3 × 10⁻⁻23, ये आपका इतना अणु निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये निकलता है, पहले 1 मोल का कितने बराबर हो जाएगा 32 के बराबर। अब 32 ग्राम ऑक्सीजन इतने अणु के बराबर होगा, ऑक्सीजन के एक अणु का भार 32 इतना अगर आप करेंगे तो आपका इतना निकल के, इसका भाग देके देखेंगे तो आपका उतना आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये आपका यहाँ पूछा गया था कि ऑक्सीजन के यहाँ पे एक अणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, तो 5.3 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि निम्न में से किस धातु, कौन सी धातु ठंडा करती है, कौन सी धातु ठंडा करती है, पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, जो पोटेशियम है पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है पोटेशियम। इसका जो आपका सिंबल है के है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 90 है, ये हो जाएगा 39.098, ठीक है, ये इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका परमाणु यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा 19, ठीक है, पोटेशियम का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम, जो धातुएं ठंडा करती है पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, वो आपका हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। एक और होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, इसको ये होता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम
परमैंगनेट, ठीक है, परमैंगनेट होता है, इसको हम बोलते हैं लाल दवा, ठीक है, लाल दवा इसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है लाल दवा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और होता है, यहाँ पे अगर देखें तो जो ये आपका पोटेशियम होता है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, एस ब्लॉक का, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। जो शीघ्रता से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, वो आपका पोटेशियम, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे कहा गया है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं, ठीक है। तो मुक्त रूप से रहने वाले जो समुद्री जीव होते हैं वो आपके यहाँ पर देखिए इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो होगा ये मुक्त रूप से रहने वाले क्या हैं, ये आपके जीव हैं, ठीक है। और इनके जो शरीर पे क्या पाए जाते हैं, शरीर पर यहाँ पे कंटिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, ठीक है, इनके शरीर पर क्या होते हैं, कंटिकाएं, ठीक है, कंटिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसको भी याद रखेंगे, यहाँ पे कंटिकाएं पाई जाती हैं इनके शरीर पे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि जो मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं इकाइनोडर्मेटा, इनके शरीर पे कंटिकाएं पाई जाती है, इसी कारण इनको इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि का वेग होता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, मतलब सर्दी में की तुलना में गर्मी में कम होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होता। अगला है कि सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है, ठीक है, तो ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मी में क्या होता है, अधिक होता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग। और वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु में ध्वनि का वेग ये होता है आपका यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड वायु में होता है। अगर इसी को हम बात करें अगर आपका एल्युमिनियम में, ठीक है, एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम में वेग क्या होगा, तो ये होता है 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6420 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एल्युमिनियम में होता है, ये आपका वायु में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक यहाँ पे वेग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेट के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व हैं, कितने तत्व मौजूद हैं, न्यूलैंड्स के ऑक्टेट के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 56, ये 56 है, ठीक है, इतने तत्व आपके मौजूद हैं। और न्यूलैंड्स ने क्या दिया था, ऑक्टेट के नियम को दिया था, ठीक है, इसको दिया आपको नियम को दिया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 56 यहाँ पे तत्व हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके जो है सी आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है आपका कि यदि एक गेंद को इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, और 6 सेकेंड बाद इसकी विस्थापन का परिणाम कितना होगा, ठीक है, विस्थापन का परिमाण यहाँ पूछ रहा है कितना होगा, तो आपको जो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे देखिए जी है आपका 10 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए गेंद का जो प्रारंभिक वेग यानी कि यूं को अगर देखें प्रारंभिक वेग ये कितना दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, ये दिया गया है। और कह रहा है आपको टी सेकेंड बाद, ठीक है, 6 सेकेंड बाद यहाँ पे आपको टाइम दिया गया, तो आपका उसके बाद विस्थापन का परिमाण कितना होगा ये आपको बता रहा है। तो एच यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है, तो हाइट आपका कितना हो जाएगा, यू कितना है 40 और 6 ये कितना है आपका, ये दिया गया है 6 और माइनस ये हो जाएगा हाफ, और जी यहाँ पे 10 और टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ये 6, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हाइट इज इक्वल्स टू 240 और माइनस इससे अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 30, 0 3 15 3 18, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 180, तो ये हो जाएगा 0 14 में से 6 8 गया 6 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है, हाइट कितना हो जाएगा 60 मीटर, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा आपका 60 मीटर। अगर देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर दिया गया है 60 मीटर, इसका विस्थापन का परिमाण निकल के आ जाएगा। तो यही आपको बताना था जो आपका हाइट था कि कितना जो है इसका 6 सेकंड के बाद उसका विस्थापन का परिमाण कितना होगा, तो 60 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अगला देखो आपको अगर देखें यहाँ पे कि पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है, ठीक है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन इनमें से क्या है, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है IAA, ठीक है,
IAA ये होता है, इसको बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड IAA होता है। इसी तरह से अगर आपका IB है, ये होता है इंडोल ब्यूटारिक, ठीक है, ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है, IBA का। और ये आपका NAA है, ये होता है नैप्थेलीन, ठीक है, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है, नैप्थेलीन एसिटिक एसिड। NNA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपका जो सार्वभौमिक ऑक्सीजन है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, IAA, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिखा है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है NH4Cl, ये गलती से हो गया है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ हो जाएगा NH4Cl, ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में भी कोशिश करेंगे कि इसको रख के इसको साफ में आपको बता दें, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। तो बल की परिभाषा को किस पे किया जा सकता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पे व्याख्यात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से अगला क्वेश्चन आपको है कि निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोध यानी कि कम प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, इसमें से किसमें जो है कम प्रतिरोधकता होती है, निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो ये आपका होता है नाइक्रोम में, ठीक है, नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नाइक्रोम में कम प्रतिरोधकता होती है। इसमें क्या होती है, ये आपका क्रोमियम होता है, ठीक है, निकेल होता है, और क्या होता है, निकेल, क्रोमियम, निकेल और आयरन, ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे धातुओं क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, इन तीनों धातुओं क्या होता है, मिश्रण होता है। अमोनियम, क्रोमियम, निकेल और आयरन धातुओं का मिश्रण होता है इसमें, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ये आपका ओम होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओम इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला है 50 किलोग्राम की एक वस्तु को इतना मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा, ठीक है। तो आपका जो वर्क होगा ये होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ पे mgh के बराबर, तो m कितना है 5 है और g कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 राउंडिंग फिगर ले लेंगे, और हाइट कितना है 2, तो ये हो जाएगा 50 गुना 100, यहाँ पे 100 आपका जूल निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है, 100 जूल, ठीक है। ये 100 जूल यहाँ पे निकल के आ जाएगा, आप देखिएगा, और 98 जूल यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 10 ले लिए थे, 9.8 की जगह 10 ले लिए थे। अगर इसको गुणा करेंगे यहाँ पे तो आपको 98 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 98 जूल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आज के क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, हम आपके लिए फिर से यहाँ पे जो है क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।